एक रेलवे स्टेशन पर एक विधवा महिला पुलिस उतरती है और वहाँ पर उसकी नज़र एक साधु पर जाती है। जब वो साधु के पास जाती है तो वह साधु एक नौजवान 24-25 साल का जवान उसे मालूम होता है। जब वो साधु को देखती है वो विधवा महिला पुलिस उस साधु को बोलती है कि महाराज, मैं आपकी आज रात सेवा करना चाहती हूँ। वो साधु भी मान जाता है। उसके बाद वो विधवा महिला पुलिस उस साधु को अपने घर लेकर जाती है और उसके बाद उनके घर में जो होता है उस विधवा महिला पुलिस की और दीपक कुमार की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्ते, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की सत्य घटना है राजस्थान के जयपुर से। भरतपुर में रहने वाला दीपक कुमार अवतार सिंह का इकलौता बेटा था। अवतार सिंह उस गांव के मुखिया थे, लेकिन बहुत अहंकारी आदमी थे। उनको उनके पद का गर्व था और जैसे अवतार सिंह थे वैसे ही उनका बेटा दीपक भी निकला था। वो उनसे छोटे लोगों को अपने पाँव के जूते की तरह मानते थे। एक दिन ये दीपक कुमार दिन भर दारू पीता है और रात के 9 बजे उस गांव में एक विधवा महिला का घर होता है जिसका नाम होता है मंजू। उस मंजू के घर में जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि तू मेरे साथ खुश रहेगी, मुझे इतना करने दे। मंजू काफ़ी डर जाती है और उसे मना करती है। जब मंजू मना करती है तब नशे में होने वाला दीपक वो बात नहीं समझता और उस पर ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। जैसे ही दीपक कुमार ज़बरदस्ती करता है वो मंजू चिल्लाने लगती है। मंजू की चिल्लाहट की आवाज़ पड़ोसियों तक जाती है, पूरे गांव तक जाती है। वहाँ पर धीरे धीरे सारा गांव जमा होता है और उसके बाद दीपक कुमार के पिताजी अवतार सिंह को बुलाया जाता है। उसके बाद अवतार सिंह देखता है कि पूरे गांव के सामने उनका बेटा है और पूरा गांव उनको घिनौनी नज़रों से देख रहा है। तब अवतार सिंह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद पूरे गाँव के सामने वो अपने बेटे को डांटता है, फटकारता है और पूरे गांव के सामने उसकी मार पिटाई भी करता है। उसके बाद दीपक कुमार सोच लेता है कि इस गांव में मेरी पूरी तरह से बदनामी हो चुकी है, अब इस गांव में रहने के मैं लायक नहीं हूँ, मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। इसलिए दीपक कुमार उसी रात जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर में जाता है तो 4 दिन तक वो इधर उधर घूमता है, किसी से काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अब दीपक कुमार को काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो एक जगह पर टेंशन में बैठा हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु अपने पैसे गिन रहा था। जब वो दीपक कुमार साधु को देखता है तो वो सोच लेता है कि इससे बढ़िया काम दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग भीख में बहुत सारा पैसा भी देते और इस काम में काफ़ी प्रॉफिट भी है। उसके बाद दीपक कुमार कैसे भी करके कपड़ों का बंदोबस्त करता है और साधु के कपड़े पहनकर जयपुर में भिक्षा मांगने का काम शुरू करता है। ऐसे वैसे 1 महीना गुजर जाता है। वो एक रेलवे स्टेशन के पास भिक्षा मांग रहा होता है। तभी उस रेलवे स्टेशन पर एक विधवा महिला पुलिस मधु आ जाती है। मधु जब वो उस बाबा को देखती है तो मधु को उसके मन में कुछ अलग फीलिंग निर्माण होती है और उसके बाद वो दीपक कुमार के पास जाती है और दीपक कुमार से कहती है कि बाबा, आपको काफ़ी ठंड लग रही होगी। मधु जब उस साधु को देखती है तो वो साधु सिर्फ 24-25 साल का मालूम होता है। आकर्षक, बॉडी बिल्डर, हैंडसम और नौजवान था, इसलिए मधु उस पर घायल हो जाती है और वो उससे कहती है कि बाबा, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ कहाँ पर रहते और आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप इस उम्र में भिक्षा मांगो, आपको कुछ काम धंधा करना चाहिए। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको एक अच्छा सा काम भी दूंगी और उस काम के पैसे भी दूंगी। जब मधु दीपक कुमार से ये बातें कह रही थी तब दीपक कुमार उसे नीचे से ऊपर तक देख रहा था। दीपक कुमार का ऐसा देखना मधु को समझ में आ गया था और मधु को समझ में आया था कि ये बाबा कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि काफ़ी रंगीला मालूम होता है। फिर भी मधु
उस बाबा को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मेरे घर पर काम दूंगी और उसका पैसा भी दूंगी। इसलिए दीपक कुमार काफ़ी खुश होता है और उसके साथ चलने के लिए राज़ी होता है। रास्ते में चलते चलते मधु उससे उसका नाम पूछती है तो वो दीपक बताता है कि मेरा नाम दीपक नाथ है। उसके बाद मधु भी अपनी पहचान उसे करवा देती है। मधु कहती है कि मैं पुलिस में हूँ और 2 साल पहले मेरी पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं मेरे घर में अकेली रहती हूँ। जब दीपक कुमार ये सुन लेता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जब मधु उसको अपने घर ले जाती है, उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद उसे एक रूम में लिटा देती है। दीपक कुमार अब कॉट पर लिटा हुआ होता है और मधु जो होती है वो अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रही होती है। तभी दीपक कुमार चुपके से दरवाजे पे आता है और उसे यूनिफॉर्म चेंज करते हुए देखता है। जितनी आकर्षक मधु बाहर से लग रही थी उतनी ही आकर्षक वो कपड़े बदलते वक्त दीपक को लगती है। मधु काफ़ी खूबसूरत थी और जवान थी। कपड़े चेंज करने के बाद मधु अपनी उसकी एक दोस्त होती है खुशी, उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि तू आज रात के लिए मेरे घर पर आ, तुझे एक सरप्राइज़ देना है। ऐसे वैसे आधा घंटा गुजरता है, उसकी दोस्त आती है। तब वो दोनों बाहर बैठकर शराब पीती है और लगभग 10 बजने वाले थे। मधु अपनी दोस्त खुशी से कहती है कि मैंने आज मेरे घर पर एक 24-25 साल के साधु को लाया है। वो हमारे लिए आज की रात के लिए परफेक्ट है। 10 बजे वो दोनों दीपक कुमार के रूम में चली जाती है और रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है और दीपक कुमार को कहती है कि तुम्हें हमें आज खुश करना होगा, अगर नहीं करना है तो तुम्हें जेल जाना होगा। उस पर दीपक कुमार हंसता है और कहता है कि मुझे जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपक कुमार का बैकग्राउंड इन पुलिस वाली महिलाओं को पता नहीं था। उसके बाद ये पुलिस वाली महिलाएं नशे में होती है और ये बाबा जवान होता है। तीनों एक दूसरों पर टूट पड़ते हैं और पूरी जी जान से वो कार्यक्रम वहाँ पर उनका होता है। उसके बाद तीनों की तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है और फिर तीनों घोड़ा बनकर सो जाते हैं। अब इनके बीच ऐसा संबंध बन चुका था और आगे चलकर इतना इनका गहरा रिश्ता बनने वाला था, इसकी इनको कल्पना भी नहीं थी। अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन मधु अपनी दोस्त को बुला लेती थी। वो शराब पीती थी। शराब पीने के बाद नशा होता था और नशा होने के बाद वो दीपक कुमार पर टूट पड़ती थी और दीपक कुमार भी उन पर टूट पड़ता था। दीपक कुमार काफ़ी खुश था क्योंकि उसे सुख भी मिल रहा था और उस काम के पैसे भी मिल रहे थे। उसकी लाइफ ऐसे वैसे सेट हो चुकी थी। ऐसा लगभग 1 महीने तक चलता रहा, लेकिन 1 महीने बाद थोड़ा सा इसमें बदलाव आया। पहले वो महिलाएं शराब पीती थी और दीपक के रूम में जाती थी, लेकिन अब दीपक भी उनके साथ ही रहने लगा था। उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रहना, उनके साथ शराब पीना और फिर उनके साथ जब मन में आए तब संबंध बनाना। और उन महिलाओं को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उनकी हवस की भूख ये दीपक आराम से बुझा रहा था। दीपक ने अब मधु को पूरी तरह से समझ लिया था। वहाँ के वातावरण से वो घुल मिल गया था। मधु का घर-बार, बाहर का नज़ारा, सब कुछ उसने पहचान लिया था। अब जैसे ही एक दिन वो ये तीनों बैठकर शराब पीते हैं, नशा होने के बाद संबंध बनाते हैं, तभी ये दीपक अपने मोबाइल से उन दोनों महिलाओं का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ये दीपक भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसको उसके काम के जो पैसे मिला करते थे, उस पैसों से वो अय्याशी करता था, कुछ गलत सलत कामें करता था। उसने वीडियो बना रखी थी और उसके बाद ये रिश्ता बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद मधु दीपक से अब ऊब चुकी थी। उसे अब दीपक की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो दीपक को कहती है कि अब तुम जा सकते हो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी दीपक उन दोनों महिलाओं को अपना मोबाइल दिखाता है और वो दोनों महिलाएं जब मोबाइल में देखती है तो उनका अर्धनग्न वीडियो, अश्लील वीडियो उस मोबाइल पर रिकॉर्ड हुआ था। जब वो पुलिस वाली महिलाएं उनका नग्न वीडियो देखती है
तो वो हैरान हो जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो दीपक से गिड़गिड़ाने लगती है कि वीडियो डिलीट करो। लेकिन दीपक उनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है। उन्हें मजबूरन उसे 10 लाख रुपए देने होते हैं। 10 लाख रुपए लेने के बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके 3 दिन बाद दीपक फिर से वो वीडियो मधु के व्हाट्सएप पर सेंड करता है और उसे कहता है कि मुझे और 8 लाख चाहिए, और अगर तुमने 8 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये तुम्हारी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। इस वजह से ये दोनों महिला पुलिस फिर से डर जाती है और दोनों उसे 8 लाख रुपए अरेंज कर लेती। दीपक ने सिर्फ 15 दिन में 18 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। लेकिन ये मधु और खुशी एक दिन सोचती है कि ये दीपक हमें ऐसे ही करता रहेगा, ये हमें ठीक से जीने नहीं देगा। जब भी इसको पैसों की ज़रूरत लगेगी तब हमें ये वीडियो दिखाएगा और हमसे पैसा लेता रहेगा। इस वजह से ये मधु उस खुशी को लेकर अपने ही पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने सीनियर प्रकाश दत्त को उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, वो सब कुछ बताती है और व्हाट्सएप पर भेजा हुआ वो वीडियो भी प्रकाश दत्त को दिखाती है। जब प्रकाश दत्त ये सब कुछ सुनता है, देखता है, तब सीनियर प्रकाश दत्त उस पर गुस्सा होता है और उन्हें कहता है कि तुमने भारी गलती कर दी, तुम्हें ये गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसके बाद पुलिस टीमें तैनात की जाती है और कैसे ना कैसे करके दीपक को अरेस्ट कर लिया जाता है और दीपक अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उस पर चार्जशीट दाखिल होती है और लगभग 6 महीने के बाद 24 जून 2023 को उसे 5 साल की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और ये दीपक कुमार अभी भी जेल में लॉकअप में बंद है। जब लोगों के पास ये घटना पहुंची तो सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये घटना ही वैसी थी। आप मुझे बताइए, इन पुलिस वाली महिलाओं ने दीपक कुमार के साथ किया वो सही था या गलत था? दीपक कुमार ने जो किया उसके किए की सज़ा तो उसे मिल गई। इन पुलिस वाली महिलाओं ने उसके साथ जो किया था, क्या वो सही था? मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।